नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत स्वागत है। लोकसभा में बुधवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कर दिया गया। इनके बारे में आपको मैं बता दूँ, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई 2 गलतियों का भी ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि पहली गलती ये थी कि हमारी सेना जीत रही थी और नेहरू ने सीज़-फायर कर दिया। ऐसा अगर नहीं होता, तो आज पीओके भी भारत का हिस्सा होता और जो उनकी दूसरी गलती उन्होंने गिनाई, वो ये थी कि जम्मू-कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। शाह ने ये भी कहा कि शेख अब्दुल्ला को लिखे एक पत्र में नेहरू ने अपनी इन गलतियों को स्वीकार भी किया था। अच्छा, 2 बड़ी गलतियाँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कार्यकाल में हुई, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण कई साल तक कश्मीर में अशांति रही। जब हमारी सेना जीत रही थी, तब पंजाब के इलाके आते ही सीज़-फायर कर दिया और पाक अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज़-फायर 3 दिन लेट हुआ होता, तो बात कुछ और होती, नक्शा कुछ और होता। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर कश्मीर के मसले को लेके जाने की बात। तो बात करते हैं जम्मू-कश्मीर से जुड़े पास होने वाले बिल से विस्थापितों की ज़िंदगी कैसे बदलेगी? मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, आपके जाने-पहचाने फेस केसी गुप्ता जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और फिर उनसे समझते हैं कि क्या है सारा मसला। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक जी, 2023 और पुनर्गठन विधेयक 2023 पर मैं जी, आपसे ओपनिंग नोट लेना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं समझना चाहूँगी कि क्या है ये? जी। देखिए, ये जो 2 बिल्स हैं, एक तो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। या आपको ध्यान होगा कि 2019 में एक बिल पास होकर के एक्ट बन गया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया था और लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया था। ये बात 5 अगस्त 2019 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। तो एक तो उसको अमेंड करने के लिए ये बिल आज लोकसभा में आया है, जो पास हो गया है। ये आ तो जी। गया था जुलाई 2023 में, जी, आज जी। लोकसभा से पास हो गया है और अब ये राज्यसभा में जाएगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद फिर ये कानून बन जाएगा। वेरी ऑब्वियस। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, यानी रिजर्वेशन को लेकर के जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, प्रवेश के मामलों में और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित एक कानून यहाँ पे 2004 का लागू था, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। तो आज जो ये बिल आया है, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसके अंतर्गत उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो ये संक्षेप में इनकी बैकग्राउंड है कि 2 बिल, एक 2004 का जो रिजर्वेशन से संबंधित था, उसको अमेंड करने की बात है इसमें, और दूसरा जो रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो 2019 का था, उसको अमेंड किया गया है। जी। पहला जो रिजर्वेशन वाला है, उसमें चेंजेस ये किए गए हैं कि अभी तक जो रिजर्वेशन वहां पे था, उसमें प्रावधान था शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, और जो टर्म वहां पर यूज होती थी वो थी वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कमजोर और वंचित वर्ग। आज के संशोधन के द्वारा उसको अमेंड कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, इन शब्दों को हटा के, यानी वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड शब्दों को हटाकर अब वहां पर रहेगा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस।
अब ये थोड़ा इसमें स्पष्टता आ गई है। पहले क्या था कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कमज़ोर और अ, वंचित। तो एक तो ये बात बड़ी वेग है कि आप किसे वीक कहेंगे, किसे वंचित कहेंगे। इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बड़े चांसेस रहते हैं। दूसरा, किसी को वीक कहना अपने आप में एक डेरोगेटरी है। जी। आखिर मतलब क्या है? वो सब बराबर के हैं, सभी नागरिक हैं। तो जो पूरे देश में नोमेनक्लेचर चलती है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, जिसका ज़िक्र हमारे संविधान में है, उल्लेख है, उसी के अनुसार इनको उनके बराबर लाने का ये काम इसमें किया गया है। देखिए क्या था कि 370 जब तक लागू था तो जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान, जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती थी, और भारत के संविधान में भी साफ-साफ लिखा हुआ था कि कुछ इसके प्रावधान कुछ खास परिस्थितियों में भी वहाँ पर लागू होंगे, जिसमें वहाँ की सरकार और वहाँ की विधानसभा की स्वीकृति ज़रूरी थी। तो वो लोग अपना पुराना जो चले आ रहे थे वीक एंड प्रिविलेज्ड वगैरह चीज़ें, बातें कहने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़े इस सेंस में थे कि ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी लोगों से अलग करती थी। वो अलग कई मायनों में करती थी, तो उसमें से एक ये भी था कि रिज़र्वेशन तो बेशक उनको मिल रहा था, लेकिन उसका आधार था वीक एंड प्रिविलेज्ड होना, अंडर प्रिविलेज्ड होना। तो आज उनको देश की मुख्य धारा में जो दूसरे राज्यों में हमारे लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट कास्ट्स, जी। अदर बैकवर्ड क्लासेस, और हुँ, उसमें हुँ। बड़ा किया गया है। वो किसको मिलेगा? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे। हुँ, हुँ। जैसे मैंने कहा कि पहले तो जो शब्दावली थी अंडर प्रिविलेज्ड की और वीक होने की, वो वेग थी, उसमें स्पष्टता का अभाव था, जिसे अब बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वो समुदाय, वो सोशल ग्रुप, अब देखिए वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, हम सब जानते हैं, और वहाँ पे मुसलमानों के समाज में जातियाँ नहीं होती, कम से कम उस सेंस में तो नहीं होती, जिस सेंस में हिंदू समाज में या सिख में या बुद्ध में, इन समुदायों में होती है। तो एक अंतर तो है। जी। लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए एक सॉलिड क्राइटेरिया जो दिया गया है, वो यही है कि ऐसे ग्रुप, ऐसे सामाजिक समूह जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, उनको वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब वो कहे जाएँगे ओबीसी, जैसा कि पूरे देश में कहा जाता है। और जो दूसरा विधेयक आया है, अ, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का था, उसको अमेंड करने के लिए जिसे लाया गया है, तो उसमें बेसिकली जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है, उसमें सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पहले जो 83 थी, अब उन्हें 90 कर दिया गया है। ये जो 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी हैं और 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ी है। वहाँ पहले 46 थी, जिसको 47 कर दिया गया है, और यहाँ जो 37 थी जम्मू रीजन में, उसको बढ़ा करके 43 कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक बेटर पैरिटी अब तक हो ये रहा था कि और एक हद तक तो अभी भी है कि कश्मीर की आबादी जम्मू रीजन की तुलना में कम होती थी, उसके बावजूद भी उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज़ ज़्यादा थे, और जम्मू रीजन की जनसंख्या ज़्यादा होने पर भी उनको उनका रिप्रेजेंटेशन जो था जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, वो कम था, दे वर अंडर रिप्रेजेंटेड। तो इस एनोमली को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है, पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब वो 47 और 43 के लेवल पे आ गए हैं, जो कि पहले 37 और 46 के लेवल पे थे। तो एक देयर इज़ अ डेफिनिट इम्प्रूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। जी। दूसरा इसमें ये है कि, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जो माइग्रेंट कश्मीरीज़ हैं, यानी जिनको विस्थापित। 1989 में कश्मीर घाटी को छोड़ के भागना पड़ा, देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में रहने को मजबूर हुए, जिसमें जम्मू भी है, जिसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, और देश के भिन्न-भिन्न भाग हैं। जी। उनकी कोई आवाज़ वहाँ पे नहीं थी। वो तो उन विकट परिस्थितियों में अपनी जान बचा करके, अपना सम्मान बचा करके, अपने अपनी सारी संपत्ति को छोड़ कर के बड़ी मुश्किल हालात में वहाँ से भागे।
क्योंकि वो मजबूर थे, उनको वहाँ जिंदा रहना असंभव था, तो उनको जी, भागना पड़ा। भाग तो आए और उस बात को देखिए कितना समय हो गया, ये बात 89 की है। जी, माइग्रेंट का जो परिभाषा दिया गया है इस बिल में, उसमें है कि वो व्यक्ति जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर से विस्थापित हुआ है और जो रिलीफ कमिश्नर है, जो सरकार ने फिर अपॉइंट किया था, उसके यहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये परिभाषा है उसमें कानूनी तौर पे। लेकिन आप देखिए कि 89 में जब ये हुआ था डिस्प्लेसमेंट और अब हम 2023 में हैं, यानी कि 34 साल उनको डिस्प्लेस हुए हो गए हैं। उनकी कोई आवाज़ लेकिन वहाँ पे नहीं थी। उनकी अपनी संपत्तियाँ थी वहाँ पे, उनके घर-बार, मकान, दफ्तर, फैक्ट्री जो कुछ भी था और उनके खेत खलिहान थे, उनके बागान थे, वो सब वहाँ पे रह गए और इस बीच में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई, रोशनी एक्ट इस संदर्भ में आपने भी सुना जी, होगा। जी, तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई जिसके अंतर्गत उनकी संपत्तियों पे बड़े गंभीर खतरे हो गए और वो बहुत सारे मामलों में दूसरे लोगों के हाथों में चले गए। यानी संपत्ति इनकी एक तो भगाए गए और दूसरे फिर जो संपत्तियां थी उस पर भी दूसरे लोगों के कब्जे हो गए, कुछ ऐसा जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा। तो उसको ठीक करने के लिए, और ठीक तो बाद में कीजिएगा, पहले कोई उनकी सुनने वाला तो हो, जी, क्योंकि जम्मू एग्ज़ैक्टली कश्मीर बात यही विधानसभा है। में इनकी आवाज ही नहीं थी। जी, जी। तो इसी दृष्टि से ये तय किया गया कि 2 उनके प्रतिनिधि हुँ, हुँ, नॉमिनेट किए जाएँगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा और वो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बन जाएँगे नॉमिनेशन के द्वारा हुँ, और फिर वो कश्मीरी विस्थापितों के जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको विधानसभा के सामने लेके आएँगे, ताकि वो जो भी आगे निर्णय करें, उनके बारे में वो उनकी बातें उनके सामने रहें। जी, इसके अतिरिक्त एक सीट उनके लिए रिज़र्व की गई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग देखिए जो त्रस्त हैं वहाँ पे, आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे नारे वहाँ पे लगते हैं। वो जी, लोग जी, बोलते हैं कि पाकिस्तान के नियंत्रण में रहने से बेहतर तो ये है कि हम जो कश्मीर का हिस्सा अभी भारत में है, हम वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे हमारे लिए परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, वहाँ मोदी जी का राज है, जी। तो हमें यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलती है, तो हमारी समस्या वहाँ पे हल हो जाएगी। ऐसे नारे हुँ, आपने देखे होंगे, लोगों के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे जी, जी, जी। और ये बात सत्य है। हुँ, हुँ, तो इतनी काफ़ी संख्या में वो लोग जो वहाँ से आ गए हैं कश्मीर जो भी पाक अधिकृत है, उस हिस्से से भारत के अपने कश्मीर के भूभाग में जो आ गए हैं, उन लोगों की आवाज़ भी जम्मू कश्मीर विधानसभा तक पहुँचे, इस दृष्टि से एक व्यक्ति, एक उनके प्रतिनिधि को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो नॉमिनेट करके विधानसभा का सदस्य बना देंगे। तो जी, ये मोटे तौर पे इनके फीचर्स हैं। आपने जो जी, कहा था कि नोट हैं, मैंने इसके जी, अंतर्गत जी। मुख्य-मुख्य बातें इन दोनों बिल्स की थी, वो आपके सामने रखी हैं। आपने सर बहुत सही कहा। इसके अलावा इस पे भी हम बात करेंगे कि इसके पास होने के बाद जो विस्थापित हैं, उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर होगा? मैं आपको आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक मैं उनका वीडियो आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। जी। बताना चाहता हूं मान्यवर, जब आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर सबको भगाना शुरू हुआ, घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे। शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले मैंने बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू साच अर्थ में पोंछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो, करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो, औने पौने दाम में
करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा है। तो ये आपने देखा और ये जी। सच भी है ये। तो विस्थापितों को किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हालाँकि देखिए अमित शाह की 34 बात से साल का काफ़ी अरसा जी। जी, मनविंदर जी 34 साल का अरसा इतना बड़ा होता है, हुँ, हुँ। एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। जी, जो जी, बच्चे बिल्कुल। थे, वो आज जवान तो बहुत पहले हो गए थे, वो अधेड़ होने जी, चले हैं जी। और जो युवा थे, वो आज बूढ़े हो गए। हुँ, हुँ। 34 इयर्स बहुत बड़ा अरसा होता है। जी, यानी उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था, आज उसकी उम्र 34 साल है। उसकी ब्याह-शादी जी, की उम्र निकल गई है, शादी उसने भी जी। की होगी, कर ली हुँ, होगी। हुँ। जो पैदा हुआ था, उसके सामने जो रोज़गार की समस्या 24-25 साल की उम्र में पैदा हो जाती है, उसको भी लगभग 9-10 साल हो गए। तो उसने उसका कोई ना कोई समाधान तो निकाल लिया। जितने भी हालात मुश्किल हों, कश्मीरी विस्थापितों ने अपने पैरों पे खड़े होना सीख लिया है इस लंबे अरसे में। अब उनको जो तकलीफ हुई है, जो आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक पीड़ा उन्होंने भोगी है, वो जी। वापस तो की नहीं जा सकती किसी भी तरीके से। जी, जी। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, जी, जिन जी, बिल्कुल। माताओं-बहनों के साथ जो भयंकर अत्याचार हुए, हुँ, हुँ। उसका तो निराकरण कोई नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन एक है कि जो बच गया है, हुँ, हुँ। यानी उनकी जो संपत्तियाँ मुख्य तौर पे कश्मीर घाटी में हैं, जिनमें से बहुतों पर दूसरे लोगों ने कब्जे भी कर लिए हैं, भिन्न-भिन्न बहानों से, जिसमें रोशनी एक्ट भी एक है, जो उस समय की सरकार ने लागू किया था। उस संबंध में उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ वहाँ विधानसभा तक पहुँचेगी। वेरी तो ऑब्वियस। लोकतंत्र का तकाज़ा है कि आपको कम से कम अपनी बात कहने का अधिकार तो हो। हुँ, हुँ। अब वो कितनी मानी जाएगी वहाँ पर, वो तो डिपेंड करेगा कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, वो उनके कॉज़ के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। हालाँकि जो कश्मीर के नेता हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के भी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी है जी। और या जो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या हुँ, पीडीपी हुँ। है और हुँ, हुँ। कांग्रेस तो ऑफ कोर्स है ही है और बीजेपी तो इन एनी केस यू नो इट। वेरी उनके ऑब्वियस। नेताओं के बयानों से अगर आप देखें तो ये बात तो सभी कहते हैं कि हमको कश्मीरी पंडितों से, विस्थापितों से बड़ी हमदर्दी है और हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो लौट के आ जाएँ। लेकिन उनके लौट के आने के हालात बन नहीं पाए हैं। अभी थोड़ी सच। कोशिशें हुई भी, इस जी, जी। धारा 370 के हटने के बाद कुछ हुँ, लोगों ने हुँ। हिम्मत दिखाई, तो जो टारगेटेड किलिंग का दौर शुरू हुआ, उसके चलते उनके लौटने के प्रश्न पर जो आशावाद एक पैदा हुआ था, ऑप्टिमिज़्म, अब उस पर काले अंधेरे बादल छा गए हैं, तो अभी पता नहीं उनकी वापसी तो कब तक हो पाएगी। जी। बहरहाल इस बिल के पास होने से जो उनको नुकसान हो रहा था, देखिए एक तो विस्थापित जी। अपने घर से, अपने खेतों से, अपने बागान से, अपने विद्यालयों से भगाए गए हुँ, हुँ। और उसके ऊपर जो संपत्ति थी उससे भी उनको बेदखल होना पड़ा। हुँ, हुँ। और फिर तीसरी मार ये कि कोई सुनवाई भी नहीं। जैसे जी, आज बिल्कुल। अमित शाह साहब जो कह रहे थे अपने गृह जी, मंत्री जी। जी, जी। कि घड़ियाली आँसू बहाने वाले तो बहुत हुए। जैसा अभी हम ज़िक्र कर एग्ज़ैक्टली। रहे थे कि जितनी भी जी। पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ जो अ, हुँ, हुँ। कश्मीर की हैं और जो अ, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, उन सब लोगों ने हमदर्दी भरे बयान तो दिए, हुँ, लेकिन वो हुँ। केवल लिप सर्विस थी। जी। एक ठोस कदम आज इस सरकार ने उठाया है इस अमेंडमेंट के द्वारा और आशा करते हैं कि इसके पास होने के बाद जो विस्थापित लोग हैं, उनके जीवन में कुछ तो पॉजिटिव चेंजेज़ आएँगे, जो वो आँसू उनके अभी तक थम नहीं रहे थे, इस वजह से कि उनकी अपनी संपत्तियों पर दूसरे लोगों के कब्ज़े हो गए थे, होने जा रहे थे, उस पे रोक लगेगी और वो उनको वापस मिल पाएँगे। ये आशा आज बड़े ठोस रूप में सामने आती है। जी। अ, एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई आज लोकसभा में, जी। जब अ, अमित शाह जी अपनी बात कह रहे थे, तो उन्हें पता था कि इस बात का कहीं न कहीं
विरोध ज़रूर होगा। तो उन्होंने हुँ। बताया कि नेहरू अगर गलती ना करते, तो आज नक्शा कुछ और होता, तस्वीर कुछ और होती। हालाँकि कांग्रेसी भड़क रहे थे, तो थोड़ा उस चिट्ठी का भी ज़िक्र कर दीजिए आप। देखिए न, अब ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं और मानते भी हैं, केवल उन लोगों को छोड़कर जिनके अपने पॉलिटिकल प्रेजुडिसेस हैं, जिनके अपने जी, राजनैतिक पूर्वाग्रह हैं, जी, और या जो उस वक़्त के नेताओं के परम भक्त हैं। जी, एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। जी, जी, तो अब जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है लोकतंत्र में होकर भी, और ऐसे नेता के प्रति जो खुद स्वयं को लोकतंत्र के बड़े चैंपियन कहते थे, लोग मानते भी थे। उनके बड़े जी। आई मीन प्रूडेंशियल रहे हैं इस मामले में, नेहरू जी के हुँ, हुँ। लोकतंत्र के में आस्था के बारे में बड़े पक्के उसके प्रमाण हैं। जी, लेकिन अपने उस नेता के प्रति भी, अब एक तरफ तो देखिए उन्होंने जब स्वयं ये स्वीकार किया, आपने जो ज़िक्र जी, किया जिस चिट्ठी का, उन्होंने माना कि हाँ साहब गलती हो गई। इंसान है, गलती होती है। हालाँकि इतिहास में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, जिसका आने वाली पीढ़ियों को बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। जी। एक और शेर की चुकाई भी लाइन आपने सुनी होगी कि अ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने जी, सजा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गलती तो तो वो ठीक है साहब हो गई। सज़ा तो आज तक चल रही है। सजा वो देश उसका भुगतान आज तक कर रहा है जी। और न जाने कब तक करना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, देखिए जब 2 व्यक्तियों में भी झगड़ा होता है, हुँ, हुँ। तो पुलिस के पास कौन जाता है? जो कमज़ोर हो, जो पिट रहा हो। वही ना जी, जाके जी, शिकायत करता है कि हुजूर बिल्कुल। मेरे को मारा। हुँ, मैं हुँ। कहता हूँ आप सारे औचित्य की बात छोड़ दीजिए। हू इज़ राइट, हू इज़ रॉन्ग की बात आप छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, एक बार को आप उसको एक तरफ रख दें। सिर्फ़ इतनी सी आधार पे आप इस बात का निर्णय करें कि शिकायत लेके कौन जाता है, तो भाई सीधी-सी बात है, जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो पिट रहा है, वो जाता है। जी, हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारी फ़ौजें जीत रही थी और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे उस वक़्त के जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने नेहरू जी से गुज़ारिश की थी कि हुजूर आप हमको ज़्यादा नहीं, केवल 24 घंटे का समय दे दीजिए। वैसे तो 3 दिन की ज़रूरत थी, जी, पर 24 घंटे भी अगर आप डिले कर देंगे सीज़ फायर को, तब भी आप देखिएगा कश्मीर तो लगभग पूरा आपके पास होगा, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि नेहरू जी ऐसा नहीं कि देश के हितैषी नहीं थे, बिल्कुल थे, और कश्मीर से तो उन्हें ख़ास प्यार था। जी, प्रॉब्लम क्या थी कि वो अंग्रेज़ों के प्रभाव में इस हद तक थे, लॉर्ड माउंटबेटन उनके सर पे खड़े थे, जिनको उन्होंने आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया। जी, इसमें बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से जब उन्होंने ऐसा अनुरोध किया था जिन्ना साहब से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं साहब, अब हम आज़ाद हुए हैं, तो टाटा बाय-बाय, गवर्नर जनरल तो हम ही बनेंगे। तो उनके वो जी, जिन्ना साहब बन गए। जी, हमारे यहाँ नेहरू जी खुद प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उन्होंने गवर्नर जनरल उनको बनाए रखा। तो जी। टेक्निकली स्टेट वही थे। हुँ, हुँ। संविधान आज़ाद भारत का अभी तक आया नहीं था। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सारी सत्ता जैसे दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जी, उस समय माउंटबेटन के पास ही थी आज़ादी के बाद भी। जी, और ये जो थे अपने नेहरू साहब प्रधानमंत्री के रूप में और इनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, वो अपने प्रस्ताव पास करके उनको भेजते थे उनकी सहमति के लिए। जी, अब कश्मीर के मुद्दे पे माउंटबेटन साहब की वार्तालाप हो चुकी थी जिन्ना से, जी। तो जिन्ना का तो बड़ा सूट करता था कि ठीक है साहब यून में ले जाइए, हमको जी, और क्या जी, चाहिए? बिल्कुल। अरे भाई वो तो पिट रहे थे, वो तो हार रहे थे, वो तो भाग रहे थे, तो उनके लिए तो ये मुँह मांगा वरदान था। और माउंटबेटन साहब ने एग्री कर दिया, अपनी उदारता में कर दिया या किसी नीति के तहत कर दिया। और जब वहां पहुंचे हैं, तो वहां सारा सीन बदल गया।
नेहरू जी को ये उम्मीद थी कि उनकी बात को सुना जाएगा। वो पाकिस्तान की शिकायत लेकर गए थे कि साहब देखिए, इन्होंने हम पे हमला किया है। लेकिन वहाँ सीन कुछ और था कि उसके बाद तो भैया आप ही जीत रहे हो। और उन्होंने कहा कि जब 2 इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा होने की संभावना हो, तो उनको तो आपको निपटाना चाहिए आपसी बातचीत के द्वारा। हुँ, हुँ। माउंटबेटन का तर्क ये था कि चूंकि भारत पाकिस्तान दोनों की जो स्थिति कश्मीर के ऊपर है, उसमें आपसी बातचीत के द्वारा निपटा नहीं पाएंगे, इसलिए यूएन में जाना चाहिए। और यूएन में जाके क्या मिलता है? वहां उनको सलाह ये मिलती है कि आप ऐसा कीजिए कि रेफरेंडम करिए। ऑफ कोर्स उन्होंने ये जरूर कहा कि जो इन्वेडर्स हैं, जो आक्रमणकारी हैं, वो सब वहां से हट जाए, यानी उस क्षेत्र को डीमिलिटराइज किया जाए, हुँ, हुँ। तब आप रेफरेंडम करिए। तो वो तो जो प्री कंडीशन थी, वो तो कभी पूरी हुई नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि वहां के कुछ हिस्से में पाकिस्तान की फौज है और बाकी भारत का जो हिस्सा है वहां तो नहीं है। तो वो हालात कभी बने ही नहीं कि रेफरेंडम की नौबत आते। जी, इस आधार पर जो पाकिस्तान बार बार वहां पे जनमत संग्रह की बात करता है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि जी। जो शर्त यूएन ने लगाई थी उसकी पूर्ति नहीं हुई है, जिसे पूरा करने की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, क्योंकि हमलावर वो था। इतना ऑब्वियसली। तो हो गया। लेकिन ये बात अपनी जगह रह जाती है कि वहां जाना अ, हमारी बहुत बड़ी गलती थी, बड़ी भूल थी। उसका दुष्परिणाम एक तो ये निकला कि यूएन को मौका मिल गया। भाई, आप अपना झगड़ा जो आप अपने लेवल पे सेटल कर सकते हैं, उसे आप कहीं और लेकर के जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो थानेदार तो आएगा ही आएगा, और वो अपनी थानेदारी भी दिखाएगा। तो उन्होंने एक कमीशन बना दिया, यूएन जी। कमीशन फॉर यू नो इंडिया एंड ज पाकिस्तान, जो या डिस्प्यूट था उसको लेकर के। हुँ, हुँ। तो दफ्तर खुले यहाँ श्रीनगर में, और वो 24 घंटे हम पे नजर रख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे संबंध बिग पावर्स के साथ रहे हैं तब से लेकर के, अमेरिका उदाहरण के तौर पे, हुँ, हुँ। और इस मामले में इंग्लैंड और अमेरिका एक साथ हो गए, तो जो भारत के वहाँ सुनने वाला कोई था ही नहीं, सब वो पाकिस्तान के हक में बोले जा रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से फिर ये प्रस्ताव पास हुआ। हुँ, हुँ। खैर, एक तो इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण इस मुद्दे का हुआ केवल इसलिए कि हम यूएन में गए, और जी, हम उन हालात में गए जब हमारा पलड़ा भारी था, जब हम मजबूती जी। से खड़े। तो गलती तो इस सेंस में थी। और दूसरा ये कि तब से लेकर के आज तक इन 76 वर्षों में समाधान नहीं हो पाया है। जी, ये सबसे बड़ी बात है, जो तो आज हम हुआ है। वो इक्वल फुटिंग पे हो गए हैं। एक हिस्सा जी, उनके पास है, पाकिस्तान के पास, एक हिस्सा हाँ, हमारे पास है, और वो भी पूरे कश्मीर पे दावा करते हैं, हम भी पूरे कश्मीर पे दावा करते हैं। उसकी मेरिट्स का बात कौन करेगा, क्योंकि जिसको आपने पार्टी बनाया था वो तो अंतर्राष्ट्रीय चौधरी बना हुआ है, जी। जिसके पास आप इंसाफ की आशा के साथ गए थे। जी, जी। परिणाम ये निकला कि तब से लेकर के आज तक भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में तो ये सबसे बड़ा रोड़ा है ही है। जो दूसरे देशों में भी जब चर्चा होती है, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां भी बात आती है। हमास की बात आप ले लीजिए, यासर अराफात जो इससे पहले थे उनकी ले लीजिए, चाइना की बात आप ले लीजिए, और कितने बड़े समय तक अमेरिका की बात भी आप ले लीजिए, वो सबके सब पाकिस्तान की पीठ पे दिखाई देते थे, वो उसका समर्थन सर करते थे। आतंकवाद की और हम बात ले तो लीजिए हमेशा, ना, आतंकवाद की बात ले लीजिए जब जो आज तक हम झेल रहे हैं। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी बात, जो आतंकवाद, देखिए, आतंकवाद तो तब भी हो सकता था, आप नहीं कह सकते कि कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठने वाला था। जी, जी। लेकिन तब में और अब में बड़े अंतर होते हैं। आज जी, आधा जी, कश्मीर बिल्कुल। उनके पास होने की वजह से उनको वहां पे टेररिस्ट को ट्रेन, कोई कश्मीरी लोग ही हैं, उन्हीं के उन्होंने सब माइंड जो है वो हिप्नोटाइज कर दिए हैं, और उनको ट्रेन करना और उनको इन्फिल्ट्रेट करवाना उनके लिए बड़ा आसान है। और वो सब चल रहा है, हम झेल रहे हैं उसको पिछले 76 वर्षों से। जी, कल्पना कीजिए, यदि स्थिति न होती, यदि पूरा का पूरा कश्मीर भारत के पास होता, तब हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होती, हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती। ये सही है कि पाकिस्तान तब भी हमारा विरोध कर रहा होता, हाँ जी। लेकिन हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती
तो हो सकता है कि 10-20 सालों में उसे समझ में आ जाती है अपनी औकात। और ऐसे में जो युद्ध लड़े गए हैं, हुँ, हुँ। वो भी इस मुद्दे को लेकर के हैं। जी, बिल्कुल। खैर, हालाँकि ये होता वो होता वाली बात है, कोई आदमी कह जी, जी। सकता है। जी, जी। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस परिस्थिति में यूएन में ले जाना हमारी भूल थी, और आज जी। हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, वो इसी बात का ज़िक्र कर रहे थे। जी, जी। चलते-चलते एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेसियों जी। में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। देखिए, आतंकवाद का लंबा दौर चला, किसी ने इन विस्थापितों की केयर नहीं की और जिनको हुँ, उनकी केयर करनी चाहिए थी, वो इंग्लैंड में मज़े मना रहे थे, छुट्टियाँ मना रहे थे। उस समय अगर उनके लिए काम किया होता, तो शायद से वो मतलब आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो नहीं जी रहे होते। क्या कहते हैं? ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है, क्योंकि कांग्रेसियों ने काफ़ी आज शोर-शराबा किया है इस मुद्दे को लेकर के। सर। देखिए, उन्होंने जो शोर किया वो तो बात समझ में आती है, क्योंकि जब आप सीधे-सीधे जब यानी सरकार की ओर से, और वो भी खुद गृह मंत्री, जो सरकार में नंबर 2 की पोज़ीशन रखते हैं, संसद में खड़े होकर के जब वो सीधे-सीधे उनके जो सबसे शिखर पुरुष हैं, हुँ। उन पर हमला करेंगे तो उनको तिलमिलाना स्वाभाविक है, ये समझ में आने वाली बात है। जी। अब चूँकि आप फैक्ट्स पे तो इसको नकार नहीं सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भूल तो थी ही, जब खुद नेहरू जी मान चुके, तो भाई आप तुम आज कैसे कहोगे कि नहीं थी? बिल्कुल, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। डोमेन में है, सब जानते हैं इस बात को। तो कांग्रेसियों का तिलमिलाना ये सही है, समझ में आता है, मतलब सही क्या, समझ में आता है, क्योंकि नेता पे जी। आप अटैक करेंगे तो वो तिलमिलाएँगे ही। और फिर राजनीति में तो ये होता भी है, वो विपक्ष में है तो सरकार के कदमों को और कार्यों को अ, विरोध करना वो अपना धर्म समझते हैं। हालाँकि लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षा तो ये होती है विपक्ष से कि वो जो आलोचना करें तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए, जी, और जी। सरकार के जो सही कदम हो, राष्ट्रहित में हो, उनका समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन जी। पिछले कुछ वर्षों से ये परंपरा लुप्तप्राय हो गई है। अब तो ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों का एकमात्र ध्येय और उनकी सारी संस्कृति यही है कि सरकार जो भी कहेगी, हम तो आँख बंद करके उसका विरोध करेंगे। जी, जी। क्योंकि चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग शो हो गया था जब जी, अमित शाह ने नेहरू जी की गलतियाँ गिनानी शुरू करी, तो तमाम कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई और वो शोर-शराबा मचाने लगे। ख़ैर बाद में जी हाँ, जब उन्हें लगा कि ये तो जी, जी। अमित शाह हैं हुँ, और उनके पीछे जी, नरेंद्र मोदी हैं, तो जी, फिर वो मतलब हुँ, बात भी सही जी, थी, क्योंकि वो नेहरू जी जी, ने खुद ही मानी हुई थी। लेकिन हाँ, हाँ, उनको अपना ये दिखाना था कि हाँ, हम कुछ इसमें अ, जिसे कहते हैं ना कि हुँ, लैग पुलिंग करनी है, वो उन्होंने किया। हुँ। ने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, गुड जय नाइट। हिंद, जय भारत। जय हिंद।